वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में 10 चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आयात विधि। आयात विधि में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आयात किया जाता है माल का, और उसमें क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। तो देखेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात आयात और निर्यात व्यापार, मतलब कि ऐसा व्यापार जिसमें दूसरे देश से माल अपने देश में लाया जाता है और दूसरे देश को माल बेचा जाता है। भारत में से विदेश में माल भेजा जाए तो इन्हें हम भारत के लिए निर्यात किया ऐसा कहा जाएगा, जबकि विदेश में से भारत में माल आए तब हम यह कहेंगे कि भारत के लिए आयात किया ऐसा कहा जाता है। आयात व निर्यात व्यापार की विधि अलग अलग है, मतलब जब हमें माल लाना हो तो उसके लिए विधि अलग होगी, और जब माल भेजना हो तो उसके लिए विधि अलग होगी। तो भारत में माल का आयात करने के लिए जो विधि है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयात लाइसेंस को प्राप्त करना पड़ेगा। तो आयात लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जाता है? सरकार के द्वारा प्रकाशित जो सूची है उसमें से आवश्यक चीज वस्तु और सेवाओं का आयात करना है तो सामान्य लाइसेंस नीति प्राप्त करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही इजी है। इस सूची में शामिल वस्तु के अलावा की वस्तु आयात करनी हो तो आयातकर्ता का नाम, पता, माल की जो संपूर्ण जानकारी हो वो, आयातकर्ता की आर्थिक कंडीशन, माल कौन से देश में से आयात करना है उस देश का नाम, ये सब जानकारी इसमें दर्शाई जाती है। अधिकारी को आवेदन पत्र का विवरण जांच करने पर संतोषकारक हो तब आयात लाइसेंस देता है। आयात करने के लिए यदि कोटा पद्धति अमल में लाई हो तो आयातकर्ता को निश्चित कोटा दर्शाता हुआ कोटा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। सेकंड है विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की व्यवस्था करना। विदेश से माल को आयात करना हो तब भुगतान विदेश मुद्रा में करना होता है। मतलब हमें यदि विदेशों से माल को क्या करना है, लाना है, उनसे खरीदना है, तो हमें भुगतान भी क्या करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा में करना होगा। तो इसके लिए विदेशी मुद्रा पर भारतीय रिजर्व बैंक का जो नियंत्रण है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करने से पहले जिन बैंकों को विदेशी मुद्रा का व्यापार करने की सरकार ने अनुमति दी है उस बैंक में आवेदन करना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा स्वीकृत करना पड़ता है। फिर आयात लाइसेंस के आधार पर बैंक आयातकर्ता के आवेदन पत्र पर हस्तांतरण कर देते हैं। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा स्वीकृत करती है। आवेदन पत्रक में वर्तमान चलन दर के प्रमाण में कौन से देश का कितना चलन चाहिए यह अमेरिकन डॉलर में दर्शाया जाता है। थर्ड कंडीशन है ऑर्डर देना। अब ऑर्डर देना मतलब कि कौन सा माल लेना है इसका आदेश दिया जाता है। देखिए, आयात लाइसेंस और विदेशी मुद्रा की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद आयातकर्ता निर्यातकर्ता देश के अलग अलग उत्पादों और निर्यातकों के पास से माल का वितरण, मूल्य तथा अन्य शर्तों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस उत्पादक या अथवा निर्यातकर्ता की शर्तें अनुकूल लगेगी उनको ऑर्डर दिया जाता है। आयातकर्ता माल के आयात के बारे में जो ऑर्डर देता है उन्हें इंडेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है? आयातकर्ता जब माल के आयात के बारे में जो ऑर्डर देगा उसे क्या कहा जाता है? इंडेंट कहते हैं। इंडेंट में माल का विवरण, उसका मूल्य, पैकिंग के बारे में जानकारी, बीमा की जानकारी, ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम इत्यादि सभी बातों की स्पष्टता की जाती है। मतलब ये सारी बातें इंडेंट के अंदर क्लियर कर दी जाती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है साख पत्र भेजना। साख पत्र अर्थात आयातकर्ता की ओर से निर्यातकर्ता को रकम भुगतान का विश्वास देने वाला एक दस्तावेज कि इतने समय में हमारे द्वारा माल प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जाएगा।
इस प्रकार से जो दस्तावेज होता है उसे क्या कहा जाता है? साख पत्र। निर्यातकर्ता आयातकर्ता की आर्थिक सुदृढ़ता जानने के लिए साख पत्र मांगते हैं। आयातकर्ता अपनी बैंक के पास से साख पत्र प्राप्त करके निर्यातकों को भेजना पड़ता है। साख पत्र मिलता है अर्थात निर्यातकर्ता को वित्त मिलेगा, उसे ऐसा विश्वास हो जाता है। भाई कोई भी किसी पर भी विश्वास कब करेगा और क्यों करेगा? अब साख पत्र यदि भेजा जा रहा है तो उसके ज़रिए निर्यातकर्ता क्या करेगा? आयातकर्ता पर विश्वास करेगा। नेक्स्ट है दस्तावेज प्राप्त करना। निर्यातकर्ता माल के निर्यात संबंधी आवश्यक समस्त दस्तावेज अपनी बैंक के माध्यम से आयातकर्ता को भेज देता है। अब निर्यातकर्ता क्या करेगा कि संपूर्ण दस्तावेज बैंक के माध्यम से किसको भेजेगा? आयातकर्ता को भेजता है। फिर सामान्यतः बैंक के माध्यम से या फिर वित्त के भुगतान के सामने दस्तावेज भेजता है जो आयातकर्ता छुड़ाता है मतलब कि हुंडी के स्वीकार के सामने का दस्तावेज, उसे क्या कहा जाता है? जो दस्तावेज भेजे जाते हैं उसे हुंडी के सामने का दस्तावेज कहा जाता है। तो ये आयातकर्ता बैंक के द्वारा छुड़ाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है माल प्राप्ति का ऑर्डर प्राप्त करना। आयातक को प्राप्त दस्तावेज में बिल ऑफ लैंडिंग माल की मालिकी दर्शाने वाला दस्तावेज है। इस दस्तावेज पर निर्यातक हस्तांतरण करके आयातक को माल की मालिकी सौंप देता है। यह दस्तावेज जहाजी कंपनी के कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। जहाज के माध्यम से आने वाले माल का कब्जा जहाजी कंपनी के पास में होता है। यदि आयातक को नूर भरना हो तो वह भर देने से बिल ऑफ लैंडिंग पर जहाजी कंपनी हस्तांतरण करके जहाज के कप्तान को आयातक के पक्ष में माल देने का आदेश देती है, जिसके आधार पर आयातक माल छुड़ा सकता है। नेक्स्ट है आयात शुल्क भरना। विदेश में मंगाए गए माल पर आयातक को जकात या शुल्क भरनी पड़ती है। जब तक आयात शुल्क न भरा जाए अथवा जकात मुक्ति का प्रमाण पत्र न मिले तब तक आयातक आयाती माल को बंदरगाह से बाहर नहीं ले जा सकता। उसे छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? जकात जिसे कहा जाता है वो शुल्क भरना पड़ता है और इसके बदले में उसे क्या मिलता है? जकात मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। विदेशी राजदूत का बीजक और माल की उत्पत्ति का प्रमाण पत्र के आधार पर यदि कम शुल्क भरना हो तो इसके लिए बिल ऑफ एंट्री नामक पत्रक तैयार करना पड़ता है। इस पत्रक में जहाज का नाम, विदेश के जिस बंदरगाह से माल चढ़ाया गया हो उस बंदरगाह का नाम, निर्यातक का नाम, पता, आयातक का नाम व पता और माल का संपूर्ण विवरण उसमें दर्शाया जाता है। इस पत्रक के विवरण के माध्यम से या उसके आधार पर शुल्क तय किया जाता है। निश्चित की गई जकात की अदायगी की जाए अर्थात जकात अधिकारी बिल ऑफ एंट्री पर जानकारी देकर हस्तांतरण करके वह आयातक को दे देता है। नेक्स्ट प्रोसेस है डाक चार्ज का भुगतान करना। आयातक हवाई मार्ग, जमीन मार्ग अथवा भूमि, समुद्री मार्ग इत्यादि में से जिस मार्ग द्वारा माल मंगाया हो उस स्थान पर वाहन आता है, तब उस स्थान का उपयोग करने के बदले में जो खर्च चुकाना पड़े उसे डाक चार्जेस के रूप में जाना जाता है। डाक चार्जेस से संबंधित स्थान पर के साधन, सुविधाएं तथा वाहन के ऊपर से माल उतारकर आयातक माल का कब्जा प्राप्त करता है, तब तक के समस्त खर्चों का समावेश होता है। डाक चार्जेस भर देने के बाद जो रसीद दी जाती है उसे डाक रसीद कहते हैं। नेक्स्ट है माल का कब्जा प्राप्त करना। आयातक द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही पूरी होने के बाद माल का कब्जा प्राप्त किया जाता है। माल का कब्जा निर्धारित समय में बॉन्डेड गोदाम में से प्राप्त करना पड़ता है। यदि वह माल निश्चित समय काल में न हटाया जाए तो बॉन्डेड गोदाम अधिक समय के लिए उपयोग करने के लिए किराया तथा
डैमेज चुकाना पड़ता है। भाई कोई भी व्यक्ति अपना जो स्थान है वह अधिक समय के लिए क्यों यूज़ करने देगा, इसलिए क्या किया जाता है, यदि समय पर माल नहीं निकाला जाए तो उसके लिए गोदाम का जो अधिक समय लिया जाता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, डैमरेज चुकाना पड़ता है या फिर किराया चुकाना पड़ता है। तो इस प्रकार से वस्तु को जब आयात किया जाता है तो ये सारी प्रोसेस की जाती है। अब हम देखेंगे कि यदि वस्तु या माल का निर्यात किया जाए तो कौन सी विधि अपनाई जाती है। जब एक देश का व्यापारी किसी अन्य देश के व्यापारी को माल भेजे तो उसे अन्य देश के माल का निर्यात किया गया ऐसा कहा जाएगा। अलग अलग देशों की निर्यात विधि अलग अलग होती है। देखो, सभी देशों की अलग अलग निर्यात की विधि होती है। भारत में से माल निर्यात करने की विधि हम लोग जानेंगे। पहला है तो ऑर्डर प्राप्त करना। सबसे पहला है ऑर्डर प्राप्त करना। आयातक द्वारा निर्यातक को माल का ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर में माल का वितरण, जत्था, निश्चित किया हुआ मूल्य, पैकिंग का स्वरूप, माल रवाना करने की तारीख, बीमा की जानकारी, जिस वाहन व्यवहार की सेवा द्वारा माल भेजा जाएगा उनकी जानकारी, बिल की रकम भुगतान की पद्धति तथा निश्चित की गई शर्तें इत्यादि बातें इसके अंदर दर्शाई जाती हैं। ऑर्डर प्राप्त करने के पहले निर्यातक आयातक की आर्थिक स्थिति, साख और अन्य जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। सेकेंड है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। आयात निर्यात नियंत्रण के नियम अंतर्गत जो वस्तुएं आती हो उन वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यातकर्ता को निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। मतलब कि कुछ वस्तु ऐसी है जो आयात की जाती है, उसके बाद यदि उसका निर्यात किया जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, निर्यात करने के लिए लाइसेंस को प्राप्त करना पड़ेगा। इनके अलावा कि अन्य वस्तुओं का निर्यात मुक्त रूप से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी सामान्य लाइसेंस लेना होता है। मतलब यदि हमें किसी देश में वस्तु का विक्रय करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सरकार के व्यापार विभाग के निर्धारित पत्रक में आवेदन करना पड़ता है। आवेदन में निर्यातकर्ता की स्पष्ट पहचान, निर्यात का विवरण और आयकर तथा अन्य कर नियमित भरने का विश्वास दिलाना अनिवार्य होता है। जो व्यवसायी नियमित या निर्यात करते हो उनको स्थापित निर्यातकर्ता के रूप में जाना जाता है। थर्ड है माल इकट्ठा करना। निर्यातक को निर्यात लाइसेंस मिलता है, अर्थात आयातक के ऑर्डर अनुसार माल इकट्ठा करता है। निर्यातक यदि उत्पादक हो तो ऑर्डर के अनुसार माल का उत्पादन करता है और यदि व्यापारी हो तो ऑर्डर के अनुसार माल इकट्ठा करता है। नेक्स्ट प्रोसेस है विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। सन 1991 के बाद के आर्थिक सुधार से विदेशी मुद्रा के बारे में बहुत से नियंत्रण कम अथवा सरल बनाए हैं। निर्यातक को उनके बिल या बीजक की रकम आयातक उनके चलन में अथवा अमेरिकन डॉलर में करता है। विदेशी मुद्रा के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक तथा उनके द्वारा नियुक्त बैंक और संस्थाएं नियंत्रण रखती है, जिससे निर्यातक आयातक के पास से मिलने वाली विदेशी मुद्रा का अपने देश के चलन में परिवर्तन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में आवेदन करना पड़ता है। इस आवेदन में उनको कितनी विदेशी मुद्रा मिलने वाली है इत्यादि के बारे में पूरी माहिती अर्थात जानकारी देनी होती है। इस आवेदन की एक प्रति किसके पास होगी, निर्यातक अपनी बैंक या संस्था के द्वारा व्यापार करते हो तो उन्हें भी दी जाती है। अगली प्रोसेस है साख पत्रक प्राप्त करना। निर्यातकर्ता माल का निर्यात करने से पहले अपने बिल की रकम की सुरक्षा के लिए आयातक की आर्थिक स्थिति की जांच करते हैं। इसके लिए निर्यातक आयातकर्ता को पत्र लिखकर उनकी बैंक के पास से साख पत्र मांगते हैं, मतलब कि उसकी कंडीशन जान लेते हैं। यदि
कई बार निर्यातक की बैंक इसके लिए अपनी विदेश में स्थित शाखा को यह कार्य क्या करती है, सौंप देती है, या फिर अन्य माध्यमों से आयातक की साख विश्वास पात्र है इसके बारे में प्रमाण पत्र भेज देती है, जिसे साख पत्र के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट है शिपिंग ऑर्डर प्राप्त करना। भाई उन्हें माल क्या करना है, भेजना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिपिंग ऑर्डर प्राप्त करना पड़ेगा। माल का निर्यात समुद्र मार्ग द्वारा करना है तो निर्यातक को जहाजी कंपनी का संपर्क करना पड़ता है, मतलब जहाजी कंपनी के संपर्क में आना पड़ता है। जो कंपनी निश्चित की गई तारीख पर माल पहुंचाने के लिए रेडी होगी, उस कंपनी को माल ले जाने के लिए आवेदन किया जाएगा। इस आवेदन में माल का विवरण, जैसे कि माल का जत्था, वजन, उसका आकार, माल भेजने की तारीख, उसकी कीमत, ये सब बातें उसमें दर्शाई जाती है। तो संक्षिप्त में हम कहेंगे कि शिपिंग ऑर्डर अर्थात अपने जहाज के कप्तान को उसमें दर्शाया हुआ माल स्वीकार करने का जहाजी कंपनी द्वारा किया गया आदेश। निर्यातक को बड़े जत्थे में माल का निर्यात करना है, तब पूरा जहाज भाड़े पर लेना हो तो ले सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, चार्टर कहते हैं। या फिर यदि कुछ सामान भेजना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे क्या प्राप्त करना पड़ेगा, जहाजी कंपनी का आदेश प्राप्त करना पड़ेगा। जहाजी कंपनी और निर्यातक के मध्य पूरा जहाज भाड़े पर लेने के लिए जो करार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, चार्टर पार्टी करार कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, पूरा जहाज भाड़े पर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है जकात का भुगतान। प्रत्येक निर्यातक को जकात का भुगतान करना पड़ता है। यदि जकात पत्र न हो तो इस प्रकार की सार्वजनिक सूचना निर्धारित पत्रक में निर्यातक के द्वारा भरकर माल जकात मुक्त होने का प्रमाण पत्र जकात अधिकारी के पास से लेना पड़ता है। यदि माल जकात पात्र हो तो निर्यातक को शिपिंग बिल तैयार करना पड़ता है, जिसमें आयातक का नाम, पता, माल का मूल्य, उसका क्वांटिटी मतलब जत्था, उसका वज़न, माल जिस बंदरगाह पर उतारना हो उस बंदरगाह का नाम, जहाज तथा जहाजी कंपनी का नाम आदि विवरण दर्शाना पड़ता है। माल का मूल्य, जत्था आदि के आधार पर जकात अधिकारी जकात की जांच करके जकात निश्चित करते हैं। जकात अधिकारी शिपिंग बिल और आवश्यकता लगे तो माल की किस्म जांच करके जकात निश्चित करते हैं, मतलब कि शुल्क निश्चित करते हैं। निर्यातक जकात की रकम भुगतान करे अर्थात माल बंदरगाह पर ले जाने की उसे अनुमति मिलती है। नेक्स्ट प्रोसेस है माल का पैकिंग और मार्किंग करना। भाई वस्तु को ऐसे खुले तो ले जा सकते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में वस्तु को भेजना है, तो उसके लिए पैकिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, और पैकिंग के ऊपर भी मार्किंग किया जाता है, मतलब कि सूचनाएं लिख दी जाती है कि कितनी क्वांटिटी है, क्या है, किस प्रकार का माल है, उसका वज़न लिखा जाता है, या उसको यूज़ कैसे करना है या खोलना कैसे, इस प्रकार की सभी जानकारी उसके ऊपर दर्शानी आवश्यक होती है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माल की पैकिंग बहुत ही ज़रूरी है। माल लंबी दूरी तक ले जाना है, इसलिए हस्तांतरण के दौरान उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, वातावरण से माल खराब नहीं होना चाहिए, पैकिंग इस प्रकार की होनी चाहिए। कई बार जहाजी कंपनियां नूर निश्चित करते समय भी माल के पैकिंग का आकार ध्यान में ले लेती है। यदि आयातक ऑर्डर में पैकिंग के बारे में विशेष सूचना दी हो, यदि आयातक ने क्या की हो, विशेष सूचना दी है माल के पैकिंग के बारे में, तो उनके अनुसार पैकिंग करनी चाहिए। पैकिंग के ऊपर माल से संबंधित विवरण लिखा होना चाहिए या मार्किंग की जानी चाहिए, जिसमें आयातक का नाम, पता, निर्यातक का नाम व पता, माल जिस बंदरगाह पर उतारना है उस बंदरगाह का नाम, माल का वज़न इत्यादि विवरण उसमें दर्शाना चाहिए या दर्शाया जाता है। अगली प्रोसेस है माल का बीमा लेना। समुद्री मार्ग के द्वारा निर्यात करना है तब समुद्री जोखिम जैसे कि समुद्री आंधी, वातावरण से माल को होने वाला नुकसान, समुद्री लुटेरे द्वारा होने वाला माल को नुकसान आदि
की वजह से होने वाले नुकसान के सामने आर्थिक मुआवजा प्राप्त करने के लिए माल का बीमा करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। बीमा कंपनी के साथ इसके बारे में करार किया जाता है। बीमा कंपनी प्रीमियम निश्चित करे, यह भरने से निर्यातक को कवर नोट दिया जाता है। बीमा पॉलिसी तैयार होती है, अर्थात कवर नोट के बदले में बीमा कंपनी पॉलिसी देती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस की जाती है। अगला है कार्टिंग ऑर्डर प्राप्त करना। तो कार्टिंग ऑर्डर अर्थात क्या होता है, तो देखेंगे कार्टिंग ऑर्डर अर्थात जहाज पर माल चढ़ाने के लिए जो अनुमति मिलती है। तो कार्टिंग ऑर्डर प्राप्त करने के लिए जिस बंदरगाह से माल निर्यात करना हो उनके समक्ष अधिकारियों को निर्यातक को आवेदन करना पड़ता है। इस आवेदन में शिपिंग बिल में दर्शाई हुई समस्त जानकारी के उपरांत जकात भुगतान किया है, इसकी जानकारी दर्शाई जाती है। निर्यातक बंदरगाह पर के खर्च जैसे कि माल स्थानांतरण का खर्च और जहाज पर माल चढ़ाने का खर्च आदि भरते हैं, तब निर्यातक को कार्टिंग ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट है कप्तान या साथी की रसीद। कार्टिंग ऑर्डर के आधार पर माल जहाज पर चढ़ाया जाता है। जहाज के कप्तान को प्रतिनिधि मेट से पहचाना जाता है। शिपिंग बिल के अनुसार माल है या नहीं यह मेट जांच कर लेता है। जब जहाज पर माल चढ़ाया जाए तब जहाज के कप्तान अथवा उनके प्रतिनिधि की तरफ से माल स्वीकार किया है, इस संदर्भ में जो रसीद दी जाती है उन्हें साथी की रसीद कहा जाता है। अब साथी की रसीद कब दी जाती है, जब माल बंदरगाह से जहाज पर चढ़ाया जाए। तो जहाज का जो कप्तान होगा उसके प्रतिनिधि या उसी के द्वारा जो रसीद दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, साथी की रसीद कहा जाता है। आगे देखो, जहाज का कप्तान माल के पैकिंग की जांच करते हैं। यदि माल की पैकिंग योग्य नहीं है अथवा वाहन के लिए योग्य न हो तो उनकी रसीद में टिप्पणी की जाती है। ऐसी टिप्पणी लिखी हुई रसीद को दोष रहित रसीद या डर्टी शीट के रूप में पहचाना जाता है। अब क्यों डर्टी शीट या दोष रहित रसीद क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें माल की पैकिंग में गड़बड़ी है या दोष रहित पैकिंग है, इसलिए। यदि साथी की रसीद दोष मुक्त हो तो इसका अर्थ होता है कि जहाज में चढ़ाया जाने वाला माल का ऑर्डर के अनुसार पैकिंग नहीं है। और माल के स्थानांतरण के दौरान यदि माल को नुकसान हो तो इसके लिए जहाजी कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। क्यों, क्योंकि माल की पैकिंग ही कैसी होगी, दोषयुक्त होगी। नेक्स्ट है बिल ऑफ लैंडिंग प्राप्त करना। कप्तान अथवा साथी की रसीद, यह माल जहाज में चढ़ाया गया है इसकी रसीद है। वह माल को ले जाने से संबंधित करार नहीं। निर्यातक को कप्तान के पास से मिली हुई रसीद को जहाजी कंपनी में प्रस्तुत करने से जहाजी कंपनी द्वारा बिल ऑफ लैंडिंग निर्यातक को दी जाती है। बिल ऑफ लैंडिंग यह निर्यातक और जहाजी कंपनी के मध्य का करार है, जिसके द्वारा जहाजी कंपनी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक माल पहुंचाने का विश्वास दिलाने वाला दस्तावेज है। इस दस्तावेज में निर्यातक का नाम, जहाज का नाम, माल का विवरण, माल का जत्था, माल का मूल्य, वजन, जिस स्थान से माल ले जाना हो उस बंदरगाह का नाम, हस्तांतरण की शर्तें यदि आदि चीज़ें दर्शाई जाती हैं। बिल ऑफ लैंडिंग यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इनकी 3 प्रतियां बनाई जाती है। कितनी? 3। एक प्रति जहाजी कंपनी रखती है, दूसरी कॉपी निर्यातक को भेजी जाती है और जिसमें निर्यातक आयातक को भेज देता है, जिसके आधार पर आयातक माल छुड़ाता है। तो इस प्रकार की इसकी 3 प्रतियां की जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है उत्पत्ति का प्रमाण पत्र। माल कौन से देश में उत्पादित हुआ है वह दर्शाने वाला प्रमाण पत्र उत्पत्ति का प्रमाण पत्र कहलाता है। अलग अलग देशों के मध्य किए गए करार अनुसार संबंधित देश आयात, जकात
पर छूट देते हैं। इस करार के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए सूचित माल कौन से देश में उत्पादित हुआ है इससे संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रमाण पत्र व्यापारी मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर सरकार के पास से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यापारी राजदूत का वीजा। निर्यात किया गया माल आयातक के देश में पहुंचता है तब उन पर जकात भरनी पड़ती है। जकात एक प्रकार का शुल्क है। तो जकात भुगतान सरल बनाने के लिए व्यापारी राजदूत का बीजक यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब आयातक देश का राजदूत निर्यातक के देश में होता है। उनके पास से निर्यातक माल के मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। उन्हें व्यापारी राजदूत का बीजक कहा जाता है, जिसमें माल का जत्था और मूल्य जैसी बातें दर्शाई जाती है। इसके आधार पर जकात वसूल की जाती है। अगला है दस्तावेज भेजना। निर्यातक अपने बैंक के माध्यम से आयातक को बीजक, बीमा पॉलिसी अथवा कवर नोट, बिल ऑफ लैंडिंग, माल की उत्पत्ति का प्रमाण पत्र, व्यापारी राजदूत का बीजक तथा हुंडी आदि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज आयातकर्ता के बैंक को भेज देता है। फिर रकम की वसूली किस प्रकार की जाती है देखो। निर्यातक माल के रकम की वसूली के लिए बैंक को सूचना देते हैं। बैंक में दर्शाई हुई रकम वसूल करने के लिए निर्यातक आयातक पर हुंडी लिखता है। यह हुंडी स्वीकार के सामने हो या भुगतान के सामने हो सकती है। यदि स्वीकार के सामने है कि हुंडी है तो निर्यातक की बैंक यह हुंडी आयातक के सामने प्रस्तुत करके उनका आयातक द्वारा स्वीकार किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज देखता है। लेकिन यदि वह रकम के भुगतान के सामने हो तो हुंडी की रकम पूरी चुकाने के बाद बैंक दस्तावेज देती है। स्वीकार सामने की हुंडी की रकम परिपक्व तारीख पर बैंक वसूल करके निर्यातक को भेज देता है। जब भुगतान सामने की हुंडी की रकम निर्यातक को भेज दी जाती है। इस प्रकार से निर्यात की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है।